ये है राजू 350 का क्लच बास्केट। RD350 का भी एकदम सेम क्लच बास्केट है। आज हम बताएंगे इसमें क्या दिक्कतें आ सकती हैं और इसके अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं, जो पार्ट्स हैं, उनका क्या फंक्शन है और हमें क्यों ध्यान रखना है कि उनको जब हम रिप्लेस करें कैसे रिप्लेस करें, कब उनको बदलना है और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें देखनी है जिससे कि हमें पता चले कि ये बास्केट को रिपेयर करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ख़राब बास्केट में कितना प्ले होता है। शाबाश। तो हमने देखा वीडियो में कि अगर बास्केट में कोई कमी आ जाती है तो उसमें जो गियर के कंपैरिजन में वो बास्केट कितना घूम सकता है, और उसका कारण है कि इसके अंदर के जो रबर के पुर्जे हैं वो उन दोनों वीडियोस में डैमेज हो चुके हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो रबर के पुर्जे हैं उनका क्या फंक्शन है, क्या काम है और किस तरीके से हम अनुमान लगा सकते हैं बिना बास्केट को खोले कि अंदर क्या चल रहा होगा, क्योंकि इसमें 4 रिवेट्स लगे होते हैं और बिना रिवेट्स को हटाए नामुमकिन है कि आप अंदर देख सकें कि क्या है। तो हम बाहर से भी अनुमान लगा सकते हैं मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करते हुए, या हाथ से भी करके देख सकते हैं कि इसमें क्या कमी आ गई है। कुछ भी करने से पहले बास्केट का ये जो रबर रिंग है जो यहाँ पे लगा होता है इसके अंदर, इसको निकाल लें, क्योंकि ये बास्केट को गियर से जकड़ के पकड़ा रहता है बहुत कस के। तो अगर ये लगा रहेगा, आप घुमाएंगे तो आपको लगेगा कि बास्केट बिल्कुल ठीक है, जबकि होता क्या है कि इंजन का जो पावर होता है, इंजन का टॉर्क इतना ज़्यादा होता है कि ये सारी चीज़ें मतलब इनका होना ना होना एक बराबर है। लेकिन हम हाथ से जब करते हैं तो हमारी हाथ की जो ताकत है उसके हिसाब से इसकी जो पकड़ है वो काफ़ी है गलत संदेश देने के लिए। तो हम देखेंगे कि इसके अंदर के क्या पुर्जे हैं और किस तरीके से हमें उनको एसेस करना है कि ये ठीक है कि ख़राब है। क्रैंक से जो पावर आती है पिनियन गियर से, ये पिनियन गियर इसके रिंग गियर को चलाता है। तो जब इंजन का जो टॉर्क है, जो पावर है, उससे इस गियर में जाता है, फिर इस गियर से होते हुए अंदर जो रबर के जो डैम्पर्स लगे हैं उससे फिर पावर इस बास्केट में आता है, और इस बास्केट से होते हुए क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट से होते हुए क्लच सेंटर से फिर वो गियर बॉक्स में चला जाता है। तो इसका जो काम है वो ये है कि जब फायरिंग हो रही तो उनके झटकों को एब्जॉर्ब करना, और रोड से जो झटके आ रहे हैं उनको भी एब्जॉर्ब करना, क्रैंक तक ना पहुंच पाए वो। और जो गियर बॉक्स में जो 6 गियर हैं उनकी जो बैकलैश है या उनमें जो गैप होती है और उनको उनके झटकों को सहना, और साथ में जब हम गियर चेंज करते हैं तो उनके भी जो इम्पल्सेस, जो झटके हैं, उनको भी सहना। सो क्रैंक, पहिया, गियर और सारे गियर्स के जो बैकलैश है उन सब के जो वाइब्रेशन या जो उसके झटके आते हैं उनको ये क्लच बास्केट के जो अंदर का डैम्पर अरेंजमेंट है उसको वो कम करता है। इस बास्केट में 4 रिवेट्स हैं और इन रिवेट्स को मैंने निकाल दिया है देखने के लिए अंदर क्या है इसके। तो इस रिवेट को निकालने के लिए सबसे जो सीधा उपाय है, जिससे सबसे नुकसान होने के भी चांसेस कम हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इन रिवेट्स को निकालते हुए हम गियर्स को डैमेज कर दें, वो आप एंगल ग्राइंडर इस्तेमाल कर सकते हैं फ्लैप डिस्क लगा के। वो आराम से, बहुत सफाई से वो जो है रिवेट हेड्स को काट देता है और आप फिर निकाल सकते हैं इनको। ये रिवेट्स जो होते हैं, जब इनकी रिवेटिंग होती है तो इनका डायमीटर बढ़ जाता है, तो इनको ठोक के निकालना पड़ता है। अभी मैंने मेजरमेंट्स मैं इस वीडियो में नहीं शेयर कर रहा हूँ, बट ये रफली 5 मिलीमीटर के 5.2 मिलीमीटर के रिवेट्स हैं, और जब इनको कंप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, तो इनका डायमीटर, शैंक डायमीटर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये असेंबली में जाम हो जाता है। तो एक बार आपने वो निकाल दिया, जब ये प्लेट हटाएंगे तो आपको अंदर
ये बड़े छोटे डैम्पर्स दिखाई देंगे। इनका फंक्शन क्या है? बेसिकली क्या है कि जैसे कि मोटरसाइकिल की चेन होती है, उसको ना ज़्यादा टाइट रखना है, उसको ना ज़्यादा ढीला रखना है, कि वो टाइट रखेंगे तो नुकसान है, ढीला रखेंगे तो नुकसान है। इन डैम्पर्स का भी फंक्शन एकदम वैसे ही है। ये डैम्पर्स देखिए सारे छोटे हैं, ये कहीं भी टच नहीं कर रहे हैं। ये सारी आरडीज़ में HT हो या LT 350A 350B सब में ऐसा ही होता है। तो ये 6 छोटे डैम्पर्स हैं। इन्हीं 6 डैम्पर्स का मेन काम है इंजन के पावर को पहिए तक पहुंचाना। फिर ये 2 जो हैं गोल्ड डैम्पर्स हैं छेद के साथ, इनका काम है इनिशियल झटकों को सहना, कुशनिंग करना। जब हम गियर लगाते हैं उस वक्त या जब फायरिंग होती है उससे जो झटके आते हैं, उन झटकों को सहना, इससे पहले कि पावर इन छोटे डैम्पर्स तक पहुंच सके। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये जो डैम्पर्स हैं, इनको आप हाथ से भी दबा सकते हैं, ये आसानी से दब सकता है, ये काफ़ी नरम होता है, ये पावर के लिए नहीं होता। इनका सिर्फ ये काम होता है कि ये बास्केट के रोटेशनल झटकों को सह सके, इससे पहले कि पावर जो है छोटे इन रबर के डैम्पर्स में जा सके। तो जब आप गियर एंगेज करते हैं और जब क्रैंक पावर डालता है, तो सबसे पहले ये वाला जो रबर का पार्ट है ये दबता है। वो तब तक दबता रहेगा जब तक कि क्लच गियर का ये वाला हिस्सा इन छोटे रबरों से टच ना करने लगे। एक बार वो टच करने लगता है तो इसका फंक्शन ख़त्म। फिर जो इंजन का पावर है वो इन 3 छोटे रबरों के द्वारा बास्केट में जाता है, कि ये बास्केट का हिस्सा है, बास्केट में जाता है, फिर वहाँ से क्लच और प्रेशर प्लेट से होते हुए गियर बॉक्स में चला जाता है। जब आप एक्सेलरेटर ले रहे हैं तो ये जो है कि क्लॉकवाइज घूमेगा इस तरफ। जब आप एक्सेलरेटर छोड़ रहे हैं, गाड़ी कोस्ट कर रही है, रोल कर रही है अपने वजन से, तो ये उल्टी तरफ चलता है। और क्या होता है कि गियर के बीच में जो गैप होती है या फिर जो क्रैंक से जो इम्पल्सेस आ रहे हैं फायरिंग के दौरान, उस वक्त ये जो बेसिकली क्या है कि ये जो गियर है ये हर समय इसमें इस तरह का मोशन रहता है पूरे टाइम। तो और प्लस जब हम क्लच छोड़ते हैं, क्लच का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ये पूरा गियर बॉक्स असेंबली जो है, गियर का जो असेंबली है, ये गर्म हो जाता है। और साथ में ऑयल भी गर्म रहता है क्योंकि वो गियर को भी ठंडा कर रहा है। तो इस पूरे असेंबली की टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। प्लस इसमें ऑयल तो रहता ही है क्योंकि ये ऑयल टाइट नहीं है, ऑयल बगल से भी घुसता है, इधर से भी, चारों तरफ से ऑयल आ सकता है अंदर। ऑयल की गर्मी, इसकी खुद की गर्मी, और 10 साल 20 साल जब ये बास्केट चल जाता है तो होता क्या है कि जो रबर के छोटे पुर्जे हैं ये टूटना शुरू कर जाते हैं। इसमें आपको मैं दिखा सकता हूँ कि इस वाले बास्केट में, ये बहुत कम चला हुआ बास्केट था, मैंने इसको ख़रीदा है ख़ास तौर से इस वीडियो के लिए, मैंने देख के लिया। और इसमें आप देख सकते हैं फिंगर्स बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल नहीं घिसे हैं, दांतें इसके बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी ये जो रबर के गुटके हैं ये टूटे हुए हैं। कारण ये है कि ये डिज़ाइन यामाहा ने वैसे तो बड़ा अच्छा काम किया, काफ़ी अच्छी उनकी इंजीनियरिंग होती है, बट पर्टिकुलरली इस क्लच बास्केट में जो RD 350 पूरी सीरीज़ में आता है, ये थोड़ी सी एक कमी है। और आप देख रहे हैं कि ये बास्केट मुश्किल से 5000 भी नहीं चला होगा और ये जो है टूट चुका है और बिल्कुल ये चूरा हो जाता है। अभी आप अगले फ़ोटो में आपको दिखाऊँगा कि कितना बुरा हाल हो सकता है इन रबरों का। मतलब ये 5000, 6000, 10,000 किलोमीटर में भी ये सारे रबर के जो गुटके हैं ये टूट सकते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें नुकसान होता है वो नुकसान होता है इन रबरों का। ये टूट जाते हैं तो फिर होता क्या है कि इनका काम बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि इनमें कोई रोक टोक नहीं रह जाती इसके झटकों को धीरा करने का। अब आप सोचिए कि अगर इस रबर को मैं निकाल दूं, तो ये रबर को मैंने निकाल दिया। अब सोचिए ये दोनों रबर अगर टूट गए तो होगा क्या कि ये पूरे टाइम जो है इन बाकी छोटे रबरों की जो है ज़िंदगी मुश्किल करेगा, क्योंकि ये सारे झटके जो हैं ये इनमें आएगा छोटे रबरों में। तो होता क्या है कि एक बार जब ये रबर टूट जाता है तो ये भी रबर फिर टूटना शुरू कर देते हैं, और 3 तो इसमें टूट ही जाते हैं, बाकी और कुछ बाकी के 3 टूटे ना टूटे, लेकिन ये जो मेन 3 रबर हैं जो
इंजन के पावर को पहिए तक पहुंचाते हैं, वो 3 रबर जो हैं वो पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, चूरा हो जाते हैं बिल्कुल। उसके बाद और भी अगर बाइक चलाई जाती है तो फिर बाकी के भी रबर, तो होता क्या है कि कुछ सालों में सारे ही रबर टूट जाते हैं। और हमें पता इसलिए नहीं चलता है क्योंकि हम जब सर्विस करते हैं तो बाहर से कुछ भी कमी दिखाई नहीं देती है। और ये जो ओरिंग है, ये ओरिंग जो है ये हमें जब हम क्लच बास्केट को हाथ से पकड़ते हैं हमें लगता है सब कुछ ठीक है, या फिर शायद ही ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं है। ये गुटके एक बार अगर टूट गए तो बेस्ट यही होगा कि इन गुटकों को हम बदल दें। अच्छा, एक ज़रूरी चीज़ ये है कि ये गुटकों की हाइट जो है इससे कम होता है, ताकि जब ये दबता है तो फूलता है, और जब ये फूलता है तो हम नहीं चाहते हैं कि ये प्लेट और बास्केट को जकड़ ले। इनका मेन काम है कि पावर को क्लच बास्केट तक पहुंचाना, इस गियर से क्लच बास्केट तक पहुंचाना, और बाकी और कोई इनका फंक्शन नहीं है, तो हमें उससे दूर रहना है। अगर हम इन रबरों को बड़ा कर देंगे तो होगा क्या कि ये इतना कस के दब जाएंगे अंदर कि ये बाकी की चीज़ें करने लगेंगे जो इन्हें नहीं करना चाहिए। उसके बाद ये तो हो गई बड़े छोटे रबरों की बात। उसके अलावा हमारे पास ये 4 छोटे रबड़ हैं 8 मिलीमीटर के। इनका काम है कि जब ये प्लेट रिवेट से लगा होता है इसमें, तो जो बीच की जगह होती है वो बीच की जगह को सपोर्ट करना। समय के साथ साथ ये भी गुटके जो हैं वो दब जाते हैं पूरी तरीके से, इतना दब जाते हैं कि इनका काम ख़त्म हो जाता है। ये जो है इस प्लेट को पकड़ नहीं पाते हैं। तो अब जब प्लेट को आप हटाएंगे, खोलेंगे, तो आपको उसमें ये निशान दिखेगा जो बास्केट में भी। ये जो निशान है ये बताता है कि ये प्लेट जो है ये टच करना शुरू कर दिया है इस रिंग गियर को। तो होगा क्या कि उससे फिर खनखनाहट, उससे आवाज़ बढ़ जाती है। और दूसरी चीज़ है कि ये ढीला भी हो जाता है। थोड़ा सा ढीला इसलिए होता है क्योंकि ये जो गियर है, ये गियर पूरी तरीके से इसके ऊपर चलता रहता है। ये इसका लोड बेयरिंग सरफेस है। तो जब ये लोड बेयरिंग सरफेस घिस जाता है या थोड़ा सा भी इसमें घिस जाता है तो ये जो गैप है, ये गैप थोड़ी सी इसकी बढ़ जाती है। और इस गैप के बढ़ जाने के कारण ये और भी ढीला हो जाता है, क्योंकि एक तो रबर ढीला हो ही गया, ऊपर से जो है कि ये बास्केट भी थोड़ा सा घिस जाता है। तो इन रिवेट्स को टाइट करने की ज़रूरत होती है, बट हम ऐसे टाइट नहीं कर सकते क्योंकि उससे पहले ही जो है रबर गुटके इसके ख़राब हो चुके हैं। तो बेस्ट ये होगा कि बास्केट को खोला जाए, इसका इंस्पेक्शन किया जाए। इंस्पेक्शन करने के बाद देखा जाए कि इनमें क्या बदलना है और नहीं बदलना है। कुछ सालों पहले मुझे एक नया बास्केट मिला था जो मैंने रख लिया। उसमें उसका एक फिंगर टूट गया था, तो इसलिए बास्केट बिल्कुल ठीक था, एकदम नया बास्केट था, मैंने रख लिया। और इस वीडियो के लिए मैंने उसमें से रबर्स निकाल लिए और इनका मैंने फ़ोटो भी शेयर किया है पहले। तो ये जो डैम्पर्स हैं आप देख सकते हैं कि इनकी कंडीशन बहुत अच्छी है। तो होता क्या है कि जब भी आप बास्केट खोलेंगे तो आपको ये डैम्पर्स नहीं नज़र आएंगे, क्योंकि इनका बुरा हाल हो चुका होगा। ये बिल्कुल चूरा हो जाते हैं, एकदम पाउडर की तरह हो जाता है। तो सवाल ये है कि हम इसका कैसे अनुमान लगाएं। अब हम देखेंगे कि इस बास्केट को हम बिना खोले किस तरीके से अनुमान लगा सकते हैं कि अंदर डैम्पर्स की क्या कंडीशन है। सबसे पहले तो हम ये रबर ओरिंग को निकाल देंगे और साइड प्ले देखेंगे कि साइड प्ले कितना है। अगर बहुत ज़्यादा साइड प्ले है तो छोटे वाले डैम्पर्स ख़राब हो गए हैं, कट कट आवाज़ कर रहा है, तो ये जो छोटे वाले डैम्पर्स हैं ये दब चुके हैं। दूसरा, ये दोनों डैम्पर्स ठीक हैं कि नहीं। मैंने इसमें अभी नए डैम्पर्स लगा दिए हैं। ये दोनों डैम्पर्स ठीक है कि नहीं, उसको पता करने के लिए हम इसको घुमाने की कोशिश करेंगे। ये अगर सारे डैम्पर्स आपके ठीक हैं तो काफ़ी ताकत लगती है 2 से 3 डिग्री इसको घुमाने के लिए। और अगले वीडियो में आप देखेंगे कि मैंने इसको पूरी तरीके से घुमाने की कोशिश करी है 4 डिग्री तक, और कितनी ताकत लगती है।
तो अगर हमें इसको बिना खोले चेक करना है, हमें किसी टूल की ज़रूरत होगी तो हम मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबाइल में ये दिशा दिखाने वाला होता है, इसको आप इस पर रख दें, ये रबर ओ रिंग निकाल दें और उसके बाद इसको पूरी तरह से टर्न करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे 1 या 2 डिग्री से ज़्यादा आप इसको नहीं घुमा पाएंगे। अगर सब कुछ ठीक है तो 1 या 2 डिग्री, अगर बास्केट रिपेयर नहीं हुआ है, क्योंकि बास्केट रिपेयर हुआ है तो उसके अंदर कुछ भी हो सकता है। लोग इसको जाम कर देते हैं पूरी तरीके से, इसमें बड़े रबर के गुटके डाल देते हैं, RX100 के टी शेप के आते हैं वो डाल देते हैं, वो उसमें पिघल के चिपक जाता है। तो लगेगा कि आपका बास्केट बिल्कुल ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। एक अच्छा बास्केट जो है उसमें ये 2 से 4 डिग्री का मूवमेंट होना चाहिए। हालांकि ये मतलब रबर कुशन की तरह, जैसे आप टायर को दबाते हैं जितनी ताकत लगती है, आप बस समझ जाइए वो उतनी ही ताकत लगेगी इसको घुमाने में। तो अगर आपके सारे डैम्पर्स ठीक हैं तो इतना फोर्स लगेगा, इतनी ताकत लगेगी इसको 2 से 4 डिग्री घुमाने में। अब मैंने ये दोनों डैम्पर्स को निकाल दिया है, इसमें से रबर गुट को निकाल दिया है, ये दिखाने के लिए कि अगर आपकी बाइक मान लीजिए 20-30 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है, 30 साल पुरानी मोटरसाइकिल है और आपने बहुत आराम से चलाया है, तो ये दोनों गुटके जो हैं वो या तो ठीक है या टूट चुके हैं। तो उस केस में क्या होगा कि इसमें जो प्ले है वो करीब 4 डिग्री के करीब होगा। तो आपको अगर चेक करना है कि सिर्फ कि यही दोनों गुटके ख़राब हैं तो आप दोबारा से मैं इधर मोबाइल रखता हूँ और मैं इसको घुमाने की कोशिश करूँगा तो आप देख रहे हैं कि इसमें करीब 4 डिग्री की प्ले है। 4 डिग्री की प्ले है मतलब कि ये दोनों जो गुटके हैं ये ज़रूर ये ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि इन दोनों गुटकों में से अगर एक भी ख़राब हो गया, टूट गया है या फिर क्रैक हो गया इस तरीके से, तो इसकी प्ले बढ़ जाती है। तो वो 4 डिग्री इसलिए क्योंकि 4 डिग्री के बाद इन छोटे गुटकों का काम शुरू हो जाता है। तो इन गोल ओरिंग्स वाले गुटकों का काम ख़त्म, ये छोटे वालों का शुरू हो जाता है। एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि आपके सिर्फ 2 गुटके ठीक हैं और 4 ख़राब हैं, तो भी ये 4 डिग्री पे ही रुकेगा। बट ज़्यादातर क्या होता है कि जो पावर साइड के जो गुटके होते हैं ना, वो अगर 40-50 हज़ार किलोमीटर बाइक आपकी चल चुकी है तो पावर साइड वाले टूट चुके होंगे। सिर्फ जब एक्सीलेटर छोड़ते हैं उधर वाले ठीक होंगे, क्योंकि इनमें लोड कम पड़ता है, इसलिए ये जो 3 गुटके हैं ये जनरली आपको ठीक मिलेगा। लेकिन अब ये 2 गुटके टूट चुके हैं मान लीजिए और ये 3 टूट चुके हैं, तो इसमें जो ओवरऑल प्ले आएगा वो इतना आएगा। तो हम इसको फिर से नाप लेते हैं, इसमें मैं प्लेट लगा के और इसको मैं ज़ीरो कर लेता हूँ। इसको मैंने ज़ीरो कर लिया। अब हम देख रहे हैं कि ये बुरी हालत में बास्केट है, ये 3 छोटे टूट चुके हैं, 2 बड़े टूट चुके हैं। तो इस बास्केट को हम कैसे चेक करेंगे? मैं इससे ज़्यादा इम्फेसिस नहीं दे सकता कि इस रिंग को ज़रूर हटाएं, उसके बाद आप इस पर मोबाइल रखें। मोबाइल रख के जब आप इसको घुमाएंगे तो आप देखेंगे करीब 18 डिग्री का मूवमेंट। ये जो 18 डिग्री का मूवमेंट है ये 20 भी हो सकता है। ये जो 18 डिग्री का मूवमेंट है ये बता रहा है कि अंदर के कम से कम 5 गुटके टूट चुके हैं, रबर गुटके। और ये ज़्यादातर जो आरडीज़ हैं जिन्होंने ठीक ठाक माइलेज कर रखा है, ठीक ठाक चली हुई हैं, उनमें अभी अगर आप पहले बास्केट नहीं रिपेयर हुआ अगर आप खोलें तो ये 5 गुटके जो हैं ये निश्चित है कि ये 5 गुटके आपको टूटे हुए मिलेंगे। अच्छा, उसके बाद कुछ ऐसी आरडीज़ ये भी ऐसी भी हैं जिनमें ये बास्केट किसी और बाइक से निकला है, वो करीब 1 लाख किलोमीटर चली हुई है, या फिर उनको रैली में इस्तेमाल किया गया है, या फिर ये समझ जाइए कि उनकी जो दुर्गति हो सकती है वो दुर्गति हो चुकी है उन बास्केट्स के साथ। उस केस में क्या होगा कि सारे रबर के गुटके टूट चुके होंगे या एक भी मतलब नहीं बचा होगा। तो उस केस में क्या होगा कि अगर आपको पता तो चल ही जाएगा, उसमें डिग्री व्हील लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट इतनी ज़्यादा अगर प्ले है तो मतलब उससे पहले इसके फिंगर्स भी ख़राब होंगे, सब टेढ़ा मेढ़ा हो रखा होगा, तो मतलब उसमें कुछ खास बचा नहीं है। नया बास्केट तो लगेगा ही लगेगा। गियर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि गियर के साथ क्या है कि ये गियर्स में नंबर पड़ी होती है, ये मैच्ड सेट होते हैं, इनकी पेयरिंग हुई रहती है। तो आप
बास्केट बदल सकते हैं खोल के, बट गियर आपको सेम रखना होगा या फिर ये दोनों सेट चेंज होंगे। क्योंकि अगर आपने सिर्फ बड़े वाले गियर को चेंज कर दिया, सिर्फ छोटे वाले को चेंज कर दिया, तो होगा क्या कि आपके इंजन में आवाज़ आएगी। उसको गियर नॉइस चैटरिंग भी बोल सकते हैं, वाइनिंग भी बोल सकते हैं। तो होता क्या है कि अगर ये इन गियर्स की मशीनिंग एक साथ होती है, और वो इसलिए होता है ताकि ये दोनों इसके दांतें मैच कर जाएं। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपकी बास्केट की बुरी हालत है तो आप दूसरा बास्केट ले सकते हैं, उसमें से सिर्फ गियर निकाल के और बाकी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देखना चाहेंगे कि सबसे बुरे बास्केट की जो हालत है उसमें कितने डिग्री का फ्रीडम हो सकता है। तो ये मैंने इसको 0 कर दिया। अब इसको अगर हम घुमाएंगे तो करीब करीब 34 डिग्री दिखा रहा है। ये 34 तो नहीं होगा, उससे पहले ही रुक जाएगा, क्योंकि ये जो अंदर पाउडर भरा हुआ होगा वो पाउडर इसको पूरी तरीके से एक तरफ जाने नहीं देगा या दूसरी तरफ जाने नहीं देगा। सो ये मान के चलिए कि 20-25 डिग्री तक का प्ले इसमें हो सकता है। अब इससे नुकसान क्या क्या हो सकते हैं? नुकसान ये हो सकता है कि गियर के दांतें कटेंगे, क्योंकि यामाहा ने ये जो छल्ले दिए हैं, इन छल्लों का जो मेन कारण है वो झटकों को कम करना। अगर ये झटके कम नहीं होंगे, मान लीजिए कि आपने बोला कि भाई चलो हम इसको क्या करते हैं, इसको टाइट कर देते हैं, इसमें मैं बड़े बड़े रबर के गुटके डाल देता हूँ एकदम हाथ से कटे हुए, या फिर किसी और मोटरसाइकिल के ठूस देते हैं इसमें, ताकि इसकी एकदम चाल ख़त्म हो जाए, और उठा के इसको रिवेट वगैरह डाल दिया इसमें और इसको बिल्कुल जाम कर दिया। वो केस, या फिर जो रबर के गुटके नहीं हैं, वो दोनों के केसेस में डैमेज तो उतना ही होगा। आपकी जो होगा क्या कि आपकी ये जो दांतें हैं, ये जो ये फिंगर्स हैं, इनमें ये ग्रूव ज़्यादा गहरा होने लगता है, ये इसमें घाट कटने लगता है। वो इसलिए क्योंकि ये जो झटके हैं वो इतना ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि इसकी बुरी हालत हो जाती है। दूसरी चीज़ ये होगी कि जितने भी आपके गियर्स हैं उनमें क्रैंक की तरफ से झटका आएगा, पहियों की तरफ से झटका आएगा, और वो जो है उनके गियर की बेयरिंग, गियर्स की लाइफ को कम करता है, और ओवरऑल जो है आपका जो है इंजन लाइफ वो कम होगा, क्योंकि कुशनिंग इफेक्ट नहीं है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने चेक किया 20-30 डिग्री का फ्रीडम मिला और बुरा हाल हो रखा है क्लच बास्केट का, अगर आप चेक कर रहे हैं और उसको रिपेयर करना चाहते हैं, तो सजेशन यही दूंगा कि उनको सही पार्ट से रिपेयर करें। उनकी जो स्ट्रेंथ है, जो उनमें दबाव है, उनको चेक कर लें। वो 70 शोर हार्डनेस का होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि ये गर्म भी होता है, इसमें ऑयल भी आता है। और इसको जाम ना करें, क्योंकि अगर जाम करेंगे तो इसमें ये वाला प्ले भी ख़त्म हो जाएगा, प्लस ये टाइट हो जाएगा आपस में, तो ये फंक्शन ठीक से नहीं करेगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, और हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे कि इसको कैसे हम, किस रबर से हम रिपेयर कर सकते हैं, उसकी डायमेंशंस क्या होंगी, और किस तरीके से हमें इसे रिवेट करना है, रिवेट्स की क्या डायमेंशन होगी, उनकी अनिलिंग होनी है या नहीं होनी है, ये सारी डिटेल्स में हम बात करेंगे। बट अभी इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से डैम्पर्स टूट सकते हैं और डैम्पर्स का क्या काम है RD350 में। और बस इतना ही आज के लिए। धन्यवाद।